नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म एग्री पावर जयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राकेश कुमार यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ हर रोज की तरह एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सेशन। लेट्स स्टार्ट। लिस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन। लिस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल उपयोग में होता है वाट टू प्रोड्यूस के लिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, लास्ट ऑप्शन। तो देखते हैं लिस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल किस में यूज रहता है। वाट टू प्रोड्यूस में नहीं रहता, हाउ मच प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस इसमें रहता है। इसमें देखो क्या रहता है लिस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल में। लिस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब रहता है कि अपने को फैक्टर्स, फैक्टर का मतलब रहता है इनपुट, इनपुट पे जो कॉस्ट आए ना वो सबसे कम आए। ऐसा कॉम्बिनेशन फैक्टर्स का अपने को चूज करना है जिससे अपना कॉम्बिनेशन कम से कम आए, कॉस्ट कम से कम आए। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लिस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल इसी में यूज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। When total product remain constant the marginal product will be। जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि कांस्टेंट होगा। ये होगा राइट आंसर जीरो ए। समझाता हूं कैसे होगा। टोटल प्रोडक्ट ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है ना, कांस्टेंट, जिस समय कांस्टेंट रहता है उसी समय मैक्सिमम रहता है, तो एमपी उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो रहता है। मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू उस टाइम क्या रहती है, जीरो रहती है। मैं अभी प्रोडक्शन के स्टेज के हिसाब से आपको समझाने वाला हूं, क्वेश्चंस करवा दूं उसके बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन एपी इज लेस देन एमपी, एपी इज, एपी में मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। जब एपी मार्जिनल प्रोडक्ट से कम होती है तो एपी क्या होगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, एट मैक्सिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। कांस्टेंट रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है कि अधिक होने वाली है, बढ़ने वाली है कि डिक्रीज होने वाली है। तो जब एपी कम रहती है एमपी से तो एपी इंक्रीज रहता है। ये मैं क्वेश्चन के बाद में सॉल्यूशन करवाता हूं। लेवल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन इज अवेलेबल इन। लेवल ऑफ ऑप्टिमम, यदि अपन किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन कब होगा, स्टेज फर्स्ट में होगा कि स्टेज सेकंड में होगा कि स्टेज थर्ड में होगा कि नन ऑफ दीज में होगा। तो देखते हैं स्टेज फर्स्ट सेकंड में होगा। क्यों होगा ये चीज़ समझाता हूं मैं। ये मैं प्रोडक्शन स्टेजेस के बनाने वाला हूँ। ये हो गया टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। ये हो गया एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हो गया एपी एवरेज प्रोडक्ट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ है टीपी मैक्सिमम है। क्या है मैक्सिमम, ये धीरे धीरे यहाँ से फिर डिक्रीज होते जाता है।
ये लो, समझे। यहाँ टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इसके बाद में यहाँ मैक्सिमम रहता है, उसके बाद में कांस्टेंट फिर डिक्रीज होता जाता है। ये है एपी एवरेज प्रोडक्ट, ये है एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है, यहाँ एवरेज प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है यहाँ तक। यहाँ इक्वल हुआ, उसके बाद में एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम है। और जहाँ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रखा वहाँ एमपी 0 होगा। तो अपने ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। तो सेकंड स्टेज को राशनल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राशनल जोन या राशनल रीजन बोलते हैं। इन दोनों को बोलते हैं थर्ड और फर्स्ट और थर्ड को बोलते हैं इराशनल जोन। इसको भी इराशनल जोन बोलते हैं, इराशनल जोन। इसमें प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसको सेकंड स्टेज इसलिए ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहती है। तो ये चीज़ है, प्रोडक्शन के स्टेजेस हैं 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। किसी सिद्धांत के थ्रू, किस सिद्धांत के साथ सहयोग से अपने उत्पादन की कॉस्ट लागत को कम कर सकते हैं? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूजिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। कौन से अर्थशास्त्र के सिद्धांत के द्वारा अपने उत्पादन की, एक फसल के उत्पादन की लागत को कम कर सकते हैं? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू कर सकते हैं, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के थ्रू, या प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। फैक्टर्स का इसमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन, फैक्टर्स का मतलब रहता है इनपुट्स, इनपुट्स को अपन फैक्टर्स बोल सकते हैं। तो इनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखा जाता है फैक्टर्स का, दोनों का, जो सबसे कम लागत पर अपने को मिल जाए, कॉस्ट फैक्टर परचेज हो जाए, और उसके बाद में अपने को प्रोडक्शन में ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए मिनिमम मिनिमाइज करने के लिए क्रॉप में जो कॉस्ट लगती है, क्रॉप प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है उनको मिनिमाइज करने के लिए यही एक लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला प्रिंसिपल कम कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। द ओवरहेड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, ओवरहेड कॉस्ट किसको बोलते हैं और ओवरहेड कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है? लो, वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हैं, या ऑप्शन डी के अनुसार फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट को बोल सकते हैं अपन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स रिसोर्सेज पे जो कॉस्ट दी जाती, कॉस्ट अपनी लगती है, फिक्स्ड रिसोर्सेज। फिक्स्ड रिसोर्सेज जैसे हो गया लैंड, हो गया, इसके अलावा बिल्डिंग हो गई, इम्प्लीमेंट्स हो गए, फार्म इम्प्लीमेंट्स है ना, एनिमल्स हो गए। इन रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए फार्मर जो कॉस्ट देता है वो फिक्स रहती है, प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये रहती है जो आउटपुट लेवल के साथ वेरी नहीं करती, फिक्स रहती है। यदि आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ता है तो भी वो उतनी ही रहती है, और प्रोडक्शन कम रहता है तो भी वो उतनी ही रहती है। जैसे लैंड का रेंट अपने दे दिया तो वो उतना ही लगेगा, चाहे अपना प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो भी उतना ही लगने वाला है, कम हो तो भी उतना ही लगने वाला है। ये चीज़ है फिक्स्ड कॉस्ट जो वेरी नहीं करती प्रोडक्शन के साथ। एक चीज़ होती है वेरिएबल कॉस्ट। क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ।
जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल रिसोर्सेज के लिए, वेरिएबल रिसोर्सेज वेरिएबल रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए, वेरिएबल रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट दी जाती है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है आउटपुट लेवल के साथ, प्रोडक्शन के साथ। वेरिएबल रिसोर्सेज आपको मैं बताता हूं क्या क्या होते हैं। देखो, जैसे फर्टिलाइजर हो सकता है, लेबर हो सकता है, लेबर के लिए जो कॉस्ट देते हैं ना वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। दूसरी चीज केमिकल्स हो सकते हैं जो प्लांट प्रोटेक्शन में यूज होते हैं। वो केमिकल्स कौन से हैं? जैसे देखो, पेस्टिसाइड भी एक केमिकल है, हर्बिसाइड है, वो चीज़ें हैं केमिकल जो प्लांट प्रोटेक्शन में अपन यूज करते हैं, वो भी एक वेरिएबल रिसोर्सेज है। वेरिएबल कॉस्ट जो उनको खरीदने के लिए जो किसान कॉस्ट देता है वो एक वेरिएबल कॉस्ट में ही आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट को दूसरे नाम से जाना जाता है संक कॉस्ट, SUN के, संक कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज संक कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंडेड द पॉपुलेशन थ्योरी फर्स्ट? सबसे पहले पॉपुलेशन थ्योरी किसने फाउंड की? एक कोर्स रहता है इकोनॉमिक्स में, इवेल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें अपने को कैसे इवेल्यूएशन हुआ इकोनॉमिक्स का वो चीज़ें समझाते हैं। जैसे पॉपुलेशन थ्योरी में कह रहे थे, पॉपुलेशन के अनुसार, जैसे पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट जियोमेट्रिक वे में होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस हिसाब से बढ़ती रहती है पॉपुलेशन। तो इसमें बताया गया कि उसी हिसाब से अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे वो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। पॉपुलेशन तो उस हिसाब से बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 8, उस हिसाब से तो अपना प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा। तो ये थी पॉपुलेशन थ्योरी, जो देखते हैं किसने दी थी। हु प्रोफाउंडेड द पॉपुलेशन थ्योरी फर्स्ट? सबसे पहले प्रोफाउंडेड किसने किया था पॉपुलेशन थ्योरी? एडम स्मिथ ने किया था, एक के अनुसार, ऑप्शन ए के अनुसार, बी के अनुसार, ऑप्शन बी के अनुसार रिकार्डो ने किया था, माल्थस ने किया था कि मार्शल ने किया था? तो पॉपुलेशन थ्योरी फर्स्ट प्रोफाउंड किया था माल्थस ने। और इसी के साथ अब मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी थ्योरी किसने, जैसे थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एपी लर्नर ने। किसने दी थी? एपी लर्नर ने दी थी। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ एक थ्योरी और बता दी मैंने, तो याद रहेगा आपको। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, माल्थस सी राइट होगा। पॉपुलेशन थ्योरी माल्थस ने दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मिंग सिस्टम अप्रोच इंश्योर्स द बेस्ट यूज ऑफ? फार्मिंग सिस्टम क्या इंश्योर करता है बेस्ट यूज? लैंड है कि इसका राइट आंसर लैंड प्लस लेबर है? तीसरा ऑप्शन लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल है, या डी ऑप्शन लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस मैनेजमेंट है? ये बोल रहा है फार्मिंग सिस्टम का अप्रोच इंश्योर क्या करता? बेस्ट यूज। लैंड अकेला धरती उत्पादन नहीं कर सकती। अकेली नहीं, लैंड प्लस लेबर, लेबर और लैंड मिलके प्रोडक्शन नहीं ले सकते। लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल। यदि अपने पास धन हो, श्रमिक हो और धरती हो, ज़मीन हो, तो भी अपन प्रोडक्शन नहीं ले सकते। उसके लिए एक चीज़ और चाहिए। वो क्या चाहिए? मैनेजमेंट और चाहिए। यदि अपन लैंड लेबर कैपिटल के साथ अपन मैनेजमेंट और ऐड कर देते हैं ना, तो वो अप्रोच अप्रोप्रिएट है। ऐसे मान लो फार्मिंग सिस्टम का अप्रोच इंश्योर करता है बेस्ट। क्या बेस्ट? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस मैनेजमेंट। चारों फैक्टर है ये प्रोडक्शन के। किसके फैक्टर हैं?
प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर है जिनकी वजह से अपन प्रोडक्शन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following analysis is used to determine the solution to the economic problem? How to produce? अपन ने कैसे उत्पादन ले, कैसे किसी उत्पाद को उत्पादित करे, तो इसके लिए which one of the following analysis use determine the solution of economic problem? How to produce? How to produce कैसे उत्पादन ले, इस अर्थशास्त्र की समस्या को सोल्व करने के लिए कौन सा इनमें से यूज़ किया जाता है? हाउ टू प्रोड्यूस समस्या को सोल्व करने के फैक्टर एंड प्रोडक्ट, ये क्या है सब? ये देखो रिलेशनशिप्स है। क्या है? ये क्या है? रिलेशनशिप है। फैक्टर प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं फैक्टर प्रोडक्ट। फैक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं फैक्टर एंड प्रोडक्ट के मध्य और जो रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो इन रिलेशनशिप में से देखते हैं कौन सा आने वाला है। इसका राइट आंसर फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशन आने वाला है कि फैक्टर रिलेशन आने वाला है कि ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रिलेशन आने वाला है या बेनिफिट कॉस्ट आने वाला है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस को करने के लिए आएगा फैक्टर प्रोडक्शन। इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए फैक्टर हाउ टू प्रोड्यूस, ये एक समस्या है कि अपन कैसे उत्पादन ले। इसके लिए सबसे पहले अपने को फैक्टर देखना रहता है। फैक्टर का मतलब रहता है इनपुट। क्या रहता है? इनपुट। यदि अपने इनपुट का अच्छा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, देखें कौन से इनपुट के यूज़ करने से अपना प्रोडक्शन होगा, तो वो चीज़ पता चल जाती है कि अपन कैसे उत्पादन ले। सबसे पहले तो अपने को चाहिए इनपुट। तो इनपुट रिलेशनशिप या फैक्टर रिलेशनशिप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे अपन उत्पादन ले। तो ये चीज़ है। और राइट आंसर इसका फैक्टर रिलेशन होगा। प्रोडक्ट ये अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताता है। और फैक्टर प्रोडक्शन लिस्ट कॉस्ट या कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। क्या करता है? इसका वर्क मिनिमाइजेशन है। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स। फैक्टर रिलेशनशिप और क्या करती है? देखो जैसे जितना भी अपने फार्म प्रोडक्शन में या किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट आ रही है ना, उनको मिनिमाइज करने का काम रखता है इस फैक्टर रिलेशनशिप का। समझाएंगे आगे और अच्छे से। तो बेनिफिट कॉस्ट, चलो इसको अलग से समझाता हूँ। बेनिफिट कॉस्ट ये एक रेशियो है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। समझ रहे हो? जैसे अपन ने बीसी रेशियो बोलते हैं इसको। कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो। इसको देखो साधारण तरीके से अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन ने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 रुपया लगाया। 1 रुपये पे अपने को प्रॉफिट कितना हुआ? यदि अपन ने किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 1 रुपये की कॉस्ट लगाई, तो 1 रुपये से अपने को पर 1 रुपये पे अपने को प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, प्रॉफिट 1 रुपये से कितना हुआ, वो चीज़ है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कैम इनटू एग्जिस्टेंस। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक अस्तित्व में कब आया, एग्जिस्टेंस में कब आया? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। जुलाई 12 1982 में आया, या फिर जुलाई 22 1984 में आया, अक्टूबर 15 1986 में आया, या अगस्त 10 1983 में आया। देखो नाबार्ड,
जैसा मैंने प्रीवियस क्लासों में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया ना तब। ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। बार बार बताने का मतलब यही है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछ ली जाती है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका एग्जिस्टेंस इसकी देखते हैं कब हुआ था। जुलाई 12 1982 में ही हुआ था इसका एग्जिस्टेंस, 12 जुलाई 1982। एक कमेटी और पूछते हैं, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था या एग्जिस्टेंस हुआ था? वो थी शिवा रमन कमेटी। कौन सी कमेटी? शिवा रमन कमेटी। शिवा रमन कमेटी के थ्रू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का रिकमेंडेशन हुआ था। चलो देखते हैं अपन। अब थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन करता हूँ, जिसका ऑप्शन आए हैं जो भी आज, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। क्या क्या अपने पास से ऑप्शन थे उनको टच करते हुए थोड़ा सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो देखते हैं। एक चीज़ आई थी अपने पास, कॉस्ट, लागत। हिंदी मीनिंग रहता है इसका लागत। ये लो लिख देते हैं, हिंदी मीनिंग लागत। हिंदी मीनिंग लागत रहता है। तो कॉस्ट एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? आउटपुट का फंक्शन है। और कॉस्ट चीज़ क्या होती है? यदि अपन किसी भी चीज़ को, किसी एनीथिंग को या किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए जो अपन पे करते हैं, तो वो चीज़ है कॉस्ट। कॉस्ट एक फंक्शन आउटपुट का, सी इज इक्वल टू एफ। कॉस्ट को ये लो ना, आउटपुट का फंक्शन है कॉस्ट। या कॉस्ट के थ्रू ही तो अपन, कॉस्ट ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे लेंगे? तो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं ओवर हेड कॉस्ट और संक कॉस्ट दोनों बोलते हैं। दो प्रकार की कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड हो गई, वेरिएबल हो गई। हिंदी मीनिंग हो गया, या टाइप हो गया। मेनली दो प्रकार की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट बोल सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट लेवल के साथ वेरी करती है। तो वो चीज़ है कॉस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताते हैं क्या चीज़ होती है। दूसरी चीज़, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप आई थी इसमें। चलो रिलेशनशिप भी बता देते हैं। रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में 3 प्रकार की रिलेशनशिप रहती है। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, दूसरी रहती है प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, तीसरी रहती है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो आपको फैक्टर होते क्या हैं। जो इनपुट अपने फार्म प्रोडक्शन में किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना इनपुट, वो होते हैं फैक्टर। फैक्टर्स को अपन बोल सकते हैं इसको इनपुट, इनपुट रिलेशनशिप भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप। प्रोडक्ट को और क्या बोल सकते हैं अपन? आउटपुट बोल सकते हैं, आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप। फैक्टर प्रोडक्ट को बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बोल सकते हैं। ये चीज़ क्या बताती है अपने को? ये बताती है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का इसका काम रहता है।
जो एक अपने पास प्रिंसिपल आया था ना लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, वो इसी में है। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये रहता है फैक्टर्स का अपन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें, कौन सा फैक्टर्स का कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें जिससे अपने को प्रोडक्शन में कॉस्ट कम लगेगी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो सके, तो वो है लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन अपन कॉस्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जिससे अपने को फार्म के प्रोडक्शन फील्ड में प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए लागत कम लगे। तो वो चीज़ है प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप बता ही दिया। आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप बोलते हैं इसे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका काम रहता है। और ये किस समस्या को सोल्व करता है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस इस समस्या को कौन सोल्व करता है, फैक्टर रिलेशनशिप। और हाउ मच प्रोड्यूस ये भी एक समस्या है कि कितना अपन प्रोडक्शन ले, तो उस समस्या को सोल्व करता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। हाउ मच प्रोड्यूस। देखो एक चीज़ बताता हूँ, हाउ मच प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हाउ मच प्रोड्यूस, इसके सॉल्यूशन के लिए अपन एक रिलेशनशिप यूज करते हैं फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, जिसका मतलब ये रहता है, देखो फील्ड में अपन एक लेवल रहता है, उस लेवल तक अपना प्रोडक्शन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। उसके बाद में अपने चाहे कितने भी इनपुट यूज कर लो, कितना भी कुछ लगा दो कमोडिटी को के लिए, ऐसा मान लो कुछ भी कर दो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, मतलब नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद में तो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो वो चीज़ है, उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए अपन एक फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप उसका सॉल्यूशन है। वो बताती हाउ मच अपन कितना प्रोड्यूस करें, किस लेवल तक अपन उत्पादन ले जिसके बाद में अपने को नुकसान से बचा जा सके। तो वो समस्या है हाउ मच प्रोड्यूस, उसका सॉल्यूशन करती है फैक्टर। फैक्टर को बताया जैसे इनपुट क्या बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप के थ्रू अपन सोल्व कर सकते हैं इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। और क्या चीज़ आई थी अपने, और चीज़ें आई थी, देखो लिस्ट कॉस्ट हो गया, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा कॉम्बिनेशन अपन कॉस्ट्स का देखते हैं जिससे अपने को लागत फार्म के प्रोडक्शन, जैसे फार्म में अपन कोई प्रोडक्शन ले रहे हैं तो कमोडिटी के प्रोडक्शन में सबसे कम से कम कॉस्ट आए, लागत आए। तो वो चीज़ें हैं फार्म प्रोडक्शन को में कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। और चीज़ें आई थी, देखो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये आज का वेरी इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। यदि अपन फार्म का प्रोडक्शन, फार्म में कमोडिटी का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो उसमें 3 स्टेजेस रहती है। देखो 3 स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है, फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीज रहता है, जैसे मैंने समझाया था आपको, टीपी इंक्रीज रहता है फर्स्ट स्टेज। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, ऐसे समझ में अच्छे से आएगा। ये अपना हो गया टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ टीपी मैक्सिमम रहता है। क्या मैक्सिमम रहता है, टीपी मैक्सिमम रहता है इस लेवल पे एमपी इज इक्वल टू 0। इसके बाद में, इस लेवल के बाद में क्या रहता है, एमपी नेगेटिव होता जाता है। क्या होता जाता है, एमपी नेगेटिव होता जाता है, क्योंकि एमपी जब टीपी मैक्सिमम रहेगा तब तो एमपी 0 रहेगा। उसके बाद में टीपी जैसे जैसे कांस्टेंट होने के बाद में डिक्रीज होता जाएगा, उसके हिसाब से नेगेटिव होता जाएगा एमपी। एमपी का मतलब रहता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी का मतलब रहता है एवरेज प्रोडक्ट, एंड टीपी का मतलब रहता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब जितना भी अपना प्रोडक्शन लिया उसमें कितना प्रोडक्ट है अपना, वो टोटल प्रोडक्ट है। तो वो चीज़ें हैं। देखो फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई। हाँ,
ये सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। एक क्वेश्चन आया था अपने ऑप्टिमम में प्रोडक्शन कौन सी स्टेज में रहता है, तो वो दूसरी में रहता है, जैसे मैंने पहले भी समझाया। ये किसान के लिए, फार्मर के लिए इस स्टेज में अपने को प्रोडक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में यहाँ मैक्सिमम हो गया, देख लो टोटल प्रोडक्शन। जो मैंने चीज़ बताई थी ना, हाउ मच प्रोड्यूस, इसके बाद में वो समस्या आती है। देखो जब से जैसे प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ही मान लो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद में यहाँ तक तो बढ़ेगा। इसके बाद में कितने भी इनपुट यूज कर लो, कितना कुछ लगा लो, उसके बाद में प्रोडक्शन डिक्रीज होने वाला, बढ़ने वाला नहीं है। और एम पी इसके बाद में देखो नेगेटिव रहता है। यहाँ जब टी पी मैक्सिमम रहता है तो एम पी जीरो रहता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन पूछे, जब टी पी मैक्सिमम रहेगा तो एम पी होगा, टी पी मैक्सिमम रहेगा तो एम पी रहेगा जीरो, मैंने इसे बताया आपको। और जैसे टी पी टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहेगा, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो एम पी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, समझे। और इस स्टेज को बताया गया ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए। ऑप्टिमम स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज है। क्यों बताया गया है, इसको राशनल भी बोल सकते हैं। ये दोनों स्टेज हैं प्रोडक्शन के लिए, इराशनल है, ये भी इराशनल है। क्यों है इराशनल, जैसे इसमें तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन, फिर उसके बाद में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से, यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर जैसे जिस कांस्टेंट होने के बाद में ये हो गया टीपी डिक्रीज होने लगा। तो यहाँ ये तो इराशनल है, ये राशनल है, ये इराशनल है। यहाँ बोल सकते इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और यहाँ एपी है, ये एमपी है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, टीपी जब मैक्सिमम होगा तो एमपी होगा, एमपी जीरो होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये है इससे कि टीपी यदि डिक्रीज होता है, कांस्टेंट होने के बाद में डिक्रीज रहता है, तो फिर एमपी में क्या अफेक्ट पड़ता है, एमपी नेगेटिव होने लगता है। तो ये चीज़ें थी। और एमपीपी जब मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे देखो, टीपीपी उसको क्या बोलते हैं, एमपीपी मैक्सिमम रहेगा उस टाइम, यहाँ देखो एमपीपी मैक्सिमम है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एमपीपी मैक्सिमम रहेगी, उसको बोलते हैं कर्वेचर पॉइंट या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। टोटल प्रोडक्ट जब कांस्टेंट रहता है ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ये चीज़ मैंने समझा थी। कांस्टेंट मैक्सिमम रहेगा उस टाइम जीरो रहेगा, और टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज रहता है ना उस टाइम एमपीपी क्या रहता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, एमपीपी डिक्रीज होगा, जैसे एम पी पी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एम पी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, एम पी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहता है ना, तब टोटल प्रोडक्ट क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, इंक्रीजिंग रेट्स। जैसे एम पी पी ये देखो इंक्रीज हो रहता है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज रहता है, इंक्रीजिंग रेट से उस टाइम। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, और एम पी पी और ए पी पी इक्वल रहती है एक जगह, देखो यहाँ इक्वल है। और देखो जो चीज़ मैंने थी वो बताई दी, फैक्टर रिलेशनशिप बता दिया, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। तो ये चीज़ थी, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो देखते हैं एक और अच्छा सा कंसेप्ट है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। कल मैंने बताया था आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या रहती है। ये रहता है कि एक इनपुट है, इनपुट में आउटपुट में चेंज, इनपुट की वजह से कितना हुआ, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ आउटपुट टू चेंज इन इनपुट, समझ रहे हो। मतलब इनपुट का क्या रेस्पॉन्स रहता है, आउटपुट का क्या रेस्पॉन्स रहता है इनपुट के चेंज करने के लिए, वो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है। प्रपोर्शनिएट चेंज इन आउटपुट एज कम्पेयर टू प्रपोर्शनिएट चेंज इन इनपुट। आउटपुट में चेंज होता है तो वो इनपुट में कितना होता है, इनपुट की वजह से कितना रहता है। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ईपी। ये इसकी फुल फॉर्म है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अभी अपन इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आगे इसी हिसाब से स्पेशल टॉपिक वाइज क्लास लाएंगे। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। जो भी छोटी छोटी चीज़ें
भी आएगी ना, वो उनको भी एक्सप्लेन करके यहाँ समझाया जाएगा एग्री पावर जयपुर में। समझ रहे हो? इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। इनपुट में परसेंट चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, बढ़ा कि घटाक, वो चीज़ है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, देखो क्या होता है, ये एक कब रहती है? ईपी एक रहती है ना, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ईपी एक रहती है ना, उस टाइम क्या रहता है? देखो ईपी का फॉर्मूला है एमपीपी अपॉन एपीपी, एमपीपी अपॉन एपीपी, ये ईपी का फॉर्मूला है। जब एमपीपी का मतलब रहता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या रहता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या रहता है एमपीपी का फुल फॉर्म? एपीपी का मतलब रहता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो जब अपन एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, तो वो अपनी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया एक होगा, ईपी का मान एक रहेगा, तब अपनी रिटर्न रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रिटर्न्स रहेगा, ईपी का मान एक रहेगा। ईपी यदि एमपीपी, ईपी इज़ 1 एट एमपीपी, एमपीपी और एपीपी बराबर है, वो कब रहती है बराबर? वो रहती है एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट। जैसे स्टेजेस बताई थी ना मैंने, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के एंड में ईपी का मान एक रहता है। क्यों एक रहता है? वहाँ एमपीपी और एपीपी, एमपीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड एपीपी मतलब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर रहती है, तब उनका मान यदि एमपीपी को एपीपी से डिवाइड करते हैं तो एक आएगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज इसमें ये ईपी का मान एक रहता है। तो वो चीज़ ही है आज की क्लास में मैंने देखो बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की। इससे बेहतर अपन कंटेंट लाएंगे आगे, और अच्छी अच्छी क्लासें लाएंगे, वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज रहेगी। तो बताइए कैसा लगा आज की क्लास, और इसी तरह हम नए सीरीज से स्टार्ट होते करते रहेंगे क्लासें। एग्री पावर जयपुर से मैं राकेश कुमार यादव। आप लोग देखते हैं क्लास, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अपना आने वाली वीडियोज़ की और क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो विदा लेते हैं हम आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।